हेलो एंड वेलकम बैक टू कैनवस आई यू गाइस होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ। देखिए, अब जो मेरा नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैं उसको भी क्लियर करना जा रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में कवर ऑलरेडी किया था कि अरेनियस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, मैंने उसमें सिंप्लीफाई करके आपको दिखाया भी था, बट मैंने उसमें ये भी कहा था कि जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं डेरिवेशन करके दिखाऊंगा और एक फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसको भी कवर कर लेते हैं और ये लास्ट टॉपिक रहेगा। इससे मेरा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो मैं देखता हूँ अरेनियस इक्वेशन, जो लास्ट में मेरे पास फॉर्मूला आया था सिंप्लीफाई करके, वो आया था एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना, यही आया था। और साथ में मेरे पास यहाँ पे हाँ मतलब ये फॉर्मूला मेरे पास प्रॉपरली आया था। अच्छा ठीक है, देखो अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि इसको सिंप्लीफाई करके और इसको हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं अच्छे से, तो बड़े ध्यान से देखना। हमको ऑलरेडी पता है कि जो ln होता है, अगर मेरे को नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है कॉमन लॉग में, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कराता हूँ, 2.303 के पर्टिकुलर वैल्यू से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी ln है, यहाँ पे भी ln है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी होल इक्वेशन को मैं किससे, मतलब जहां जहां पे ln होगा वहां पे मैं उसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अगर मैं यहाँ से बोलूँ, कन्वर्ट नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग 2.303। ठीक है, ये आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आया, यहाँ पे ध्यान से देखना, 2.303 लॉग के, एंड यहाँ पे आ गया मेरे पास 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, यही था। अच्छा थोड़ा सा आप इधर ध्यान देना, अगर बाई चांस मैं बोलूँ कि डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2.303, अगर मैं होल इक्वेशन को डिवाइड कराता हूँ 2.303 से, तो जरा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या आता है मेरे पास। इधर भी 2.303 लॉग के डिवाइड करवा देते हैं हम इसको 2.303 से, देन इधर 2.303 लॉग ए, इसको भी डिवाइड करा देंगे हम 2.303 से, माइनस ई ए अपॉन आर टी, और इसको भी हम डिवाइड करा देंगे 2.303 से। तो जरा यहाँ पे देखना कि यहाँ से इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल, देन ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल, एंड आपके पास जो फाइनल फार्मूला आता है वो आता है log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये फॉर्मूला मेरे पास आया। ठीक है, अच्छा चलो भाई, अब ये सब तो ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं आपसे कहूँ कि हम दो केसेस बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से मैं आपके दो केस बनाऊंगा। दो केस कैसे बनाऊंगा, फर्स्ट केस जो रहेगा, केस 1 जो रहेगा मेरा, वो रहेगा जब मैं रेट कांस्टेंट को, एक को मैं k1 मान लेता हूँ, log a माइनस ई ए अपॉन 2.303। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा रेट कांस्टेंट 1 है तो उसके लिए टेम्परेचर भी क्या होगा, T1 ही लेके चलूंगा। ऐसा तो नहीं ना कि K1 रहेगा टेम्परेचर आपका दूसरा चेंज हो जाएगा, नहीं। तो सेम जैसा आपका रेट कांस्टेंट रहेगा वैसे आपका टेम्परेचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जो केस 2 होगा मेरे पास, केस 2 देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केस 2 को। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा। जो केस 2 होगा मेरे पास, वो होगा जब मैं k की वैल्यू का रखूंगा log k2, ठीक है, देन उसके बाद log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी 2। ऑब्वियस सी बात है, अगर k1 था तो t1 रहेगा, तो वैसे k2 था तो t भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने इसको, इस होल इक्वेशन को, इसको मैंने नाम दिया 1 और इसको मैंने नाम दिया
2। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे फर्दर स्टेप्स आगे रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज पहले आप इतना नोट करिए, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता होगा मेरी पहली इक्वेशन आई थी log k1 इज इक्वल टू log a माइनस e a अपॉन 2.303 r d1, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। एंड जो मेरी सेकंड इक्वेशन आई थी वो थी log k2 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r d2, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। तो क्यों ना अब इसको और सिंप्लीफाई करके हम करें, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मैं पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली से क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा। तो मेरे पास फाइनली इस तरीके से आ जाएगा log k2 माइनस log k1 इक्वल टू, फिर उसके बाद आ जाएगा मेरे पास log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r t2 माइनस, ठीक है। अब अंदर का साइन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r t1, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं साइन चेंज यहाँ पे ब्रैकेट, अगर मैं माइनस, मतलब जो माइनस लगा हुआ है और अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैसा आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 और t2 माइनस log a, साइन चेंज होकर प्लस आ जाएगा ई ए अपॉन 2.303 r t2, ठीक है। तो देखो जरा क्या कैंसिल आउट हो रहा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो मेरे पास बचेगी वैल्यू वो बचेगी। अब मैं इस वाले टर्म को आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो आ जाएगा ई ए अपॉन 2.303 r t1 माइनस ई ए अपॉन 2.303 r t2। और साथ में मेरे पास क्या चल रहा है, log a2 माइनस log a1। अच्छा, ऑलरेडी हम जानते हैं कि log k2 माइनस log k1 एक फॉर्मूला होता है कि log m माइनस log n। तो log m माइनस log n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n। तो अगर मैं इसमें log m अपॉन n का फॉर्मूला साइड में लिख भी देता हूँ मैं, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, प्लीज इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू हो जाएगी log m, मैंने k2 माना था और n मेरे पास k1 था, ठीक है। अच्छा, इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इजीली दिख रहा है ई ए अपॉन 2.303 और मेरा कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा मेरा 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। फर्दर मैं इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो आपके पास आ जाएगा ई ए अपॉन 2.303 r t1 t2 और यहाँ पे आ जाएगा t2 माइनस t1। तो देखो कितना इजीली आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, log k2 अपॉन k1। ये आपका एक अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला बन गया जो कि टेम्परेचर बेस्ड होता है। और ये बोर्ड में आपका कितना इंपॉर्टेंट होता है आप अभी समझोगे, मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसमें, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है, कुछ इतना हार्ड तो है नहीं। देखो डेरिवेशन आएगा ना, बट फॉर्मूला याद रखना वो तो पड़ेगा ही आपको, है ना। और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान से रखना कि जो k2 होता है वो ग्रेटर देन होता है k1 एंड जो t2 होता है वो ग्रेटर देन होता है t1, ठीक है। मतलब अगर आपको एग्जाम में कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, एग्जाम में अगर आपको दे रखा हो कुछ भी निकालने के लिए, जैसे बाई चांस मान लो कि ये निकालने के लिए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए दे दिया, तो ये बाकी सारी वैल्यू दे रखी होगी। क्या पता आपको k2 निकालने के लिए बोल दे, बाकी सारी वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, टेम्परेचर दी होगी, तो पता लगाने का तरीका सिंपल है, k2 इज ग्रेटर देन k1 एंड t2 इज ग्रेटर देन t1, ठीक है। तो यही था आपका सिंप्लीफाई करके मैंने फॉर्मूला जो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट देखो कभी कभार एक एडिशनल चीजें भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा अभी कि हमारे पास ना हर किसी केमिकल रिएक्शन में वैसे तो जनरली अरेनियस फॉलो होता है कि मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो रेट कांस्टेंट भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। बट कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट इंक्रीज नहीं होता, इट मीन्स वो अरेनियस को फॉलो नहीं करता,
क्या होता है, क्या कैसी रिएक्शंस होती हैं, कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत वो एडिशनल टॉपिक्स है, अगर आपको देखने होंगे तो आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, कि आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस भी होते हैं। आपको पता है ना, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी होते हैं जहां पे कुछ रिएक्शंस अरेनियस के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है। इट मींस कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट आपका इंक्रीज नहीं होता, कभी कभार रेट डिक्रीज भी होता है। तो कैसे फैक्टर्स है? फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO का, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप रेट को, मतलब अगर आपका यहाँ पे जो ये नहीं है एक्चुअली टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो जो रेट होगा या फिर रेट कांस्टेंट होगा वो आपको क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सबसे एक एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है, आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। एंड जो साथ में जो दूसरा होता है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। एक्चुअली में क्या होता है कि चाहे आप अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो रेट में ना फ्लक्चुएशन आता है, मतलब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, जो बैक्टीरिया पे डिकम्पोज होते हैं तो रेट में फ्लक्चुएशन आता है। इट मींस अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेट आपका पहले इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट होने के बाद फिर वो क्या होना लगता है, रैपिडली आपका डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। तो ये भी है। एंड जो तीसरा वाला है एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन का तो केस पूरा डिपेंड करता है वो स्पीड पे, ठीक है। और जो स्पीड का जो मतलब जो रेट होता है या जो स्पीड होता है वो आपका टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है प्रॉपरली। लेकिन किस तरीके से डिपेंड करता है, अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो जो रेट होगा वो स्पीड से बढ़ेगा, बहुत ही स्पीड से बढ़ेगा। और आपको पता ही है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अगर आपका रेट स्पीड से बढ़ेगा या आपके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्पीड से चलेगी तो एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जहां पे आपके पास प्रॉपरली अरेनियस को कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इनको आप याद रख सकते हो। ऐसे एग्जाम में तो आते नहीं है, बट केस बेस्ड स्टडी में कभी कभार या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर पूछ लेते हैं तो उस हिसाब से, ठीक है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपने एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस, तो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ जो कि आपके पास एग्जैक्ट इसी फॉर्म में न्यूमेरिकल आएगा। और वो न्यूमेरिकल होता क्या है, बड़े ध्यान से देखें। एक न्यूमेरिकल आपको गिवन है यहाँ पे, फॉर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो डिफरेंट टेम्परेचर आपको गिवन रहेंगे और एट अ गिवन बिलो रेट कांस्टेंट पे आपके ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट ही रहेंगे अगर टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा तो। K1 भी वैल्यू गिवन है 650 केल्विन पे एंड K2 भी गिवन है आपको 700 केल्विन पे। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला हम सभी को पता है। फॉर्मूला क्या होता है, log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R and T2 minus T1 upon T1 into T2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है ना। तो मैंने उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे K2 की वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे K1 की EA मेरे को निकालना है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खुद बोला है कैलकुलेट EA एंड 2.303 के साथ मैंने R की वैल्यू पुट करी 8.314, देन T2 माइनस T1 और T1 into T2। तो देखो यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये होगी कि थोड़ा कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगी, बट आप देख सकते हो अगर हमने कैलकुलेट करेंगे एंड जो फाइनल आंसर जो मेरे पास आएगा, एक तो आपके पास है जूल पर मोल की फॉर्म में और एक आपके पास आंसर है किलो जूल पर मोल की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इसमें इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैं उसको भी बताना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी वीडियो को एंड करूंगा। बट ध्यान रखना इसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होती है लेकिन बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। मतलब कर सकते हो आप लोग अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। बोर्ड में एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। बहुत ईजी होता है लेकिन बच्चे ना थोड़ा आलसी होते हैं, कैलकुलेशन की वजह से कर नहीं पाते, ठीक है। तो चलिए फिर इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैटलिस्ट का कैसा इंपैक्ट पड़ता है आपका कॉम्प्लेक्स थ्योरी में, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी होता है उस बेस में, ठीक है। चलिए चलिए गाइस, तो अब इस वीडियो का और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, क्या इम्पैक्ट डालता है कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन में, अब हम उसको भी समझ लेते हैं। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम पहले कोलिजन थ्योरी के जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ था उस पर चलेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ कैटलिस्ट का काम क्या होता है। कैटलिस्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करता है विदाउट इन्वॉल्विंग इन केमिकल रिएक्शन, मतलब वो केमिकल रिएक्शन में आपका इन्वॉल्व नहीं होता है, बट फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। बट कैसे, यहाँ पे ध्यान रखना,
ये प्रोडक्ट आपको देगा, स्पीड बढ़ा के देगा, लेकिन कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। कैसे? थोड़ा यहाँ पे समझता है। देखो अगर मैं आपको ग्राफ के समझाना चाहूँ यहाँ पे, तो ये एक पाथ होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पाथवे का जो वाई एक्सेस है मेरा पाथवे को इंडिकेट करती है, और जो एक्स एक्सेस है मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे चेक करना, मेरे पास रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी पहले से एनर्जी रहती है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में। ये ER से इंडिकेट करते हैं। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, जो मैक्सिमम, क्योंकि मेरे को इतना मैक्सिमम एनर्जी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो मेरे को मैक्सिमम यहाँ तक तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी इतनी चाहिए ही चाहिए। तो देखो रिएक्टेंट के पास पहले से अपनी खुद की एनर्जी है, उसके बाद उसको थोड़ा सा और एनर्जी चाहिए थी ताकि मैक्सिमम उसको उतनी एनर्जी मिल जाए कि वो क्या दे दे आपको, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना के दे दे। तो देखो इतनी एनर्जी जो कि आपका यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर रखा है, इतनी एनर्जी अगर वो और ले ले तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एंड जब टोटल एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी बनती है, जो कि होता है TE, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अभी आप पाथ में देख रहे हो कि यहाँ तक है, मेरे को मैक्सिमम इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, मतलब मेरे को जो EA है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी वो भी इतना चाहिए। बट अगर आप ध्यान दोगे ये EA है ना, जो मेरा अभी यहाँ पे आ रहा है, वो विद कैटलिस्ट है, सॉरी नॉट विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। विदाउट कैटलिस्ट है, मेरे को इतना एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है, ठीक है। अच्छा क्या हो, अभी आप देखो ना, अभी पाथवे कहाँ है? यहाँ है, यहाँ तक जा रहा है, मतलब मैक्सिमम इतना एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में, ठीक है। ये देखो ना EP, ये E है मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा हुआ क्या, मैंने जैसे ही कैटलिस्ट को डाला तो कैटलिस्ट ने अपने अल्टरनेटिव पाथ ढूंढ लिया, मतलब एक दूसरा रास्ता बनाया। दूसरा रास्ता कैसे बनाया? उसका दूसरा रास्ता ये देखो, जो राइट से मैंने इंडिकेट करता ना ये। अब जब दूसरा रास्ता बना तो ऑटोमेटिकली मेरे पास रिएक्टेंट के पास तो इतनी एनर्जी थी, अब मतलब मैक्सिमम कितनी चाहिए मेरे को? इतनी चाहिए कैटलिस्ट के साथ। तो इट मींस जो एक्टिवेशन एनर्जी जो मेरी पहले थी विदाउट कैटलिस्ट, अब वो क्या हो गई? और कम हो गई। कैसे कम हुई? जब मैंने कैटलिस्ट का यूज किया, क्योंकि कैटलिस्ट ने मेरा अल्टरनेटिव पाथ, एक नया रास्ता ढूंढ लिया ताकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो पाए? मेरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो देखो ये जो इतना पोर्शन है EA, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी आपका विद कैटलिस्ट। तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के साथ अगर है तो इट मीन्स वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर कैटलिस्ट के बिना है काम करनी तो वो ज़्यादा रहेगी। तो यही कॉन्सेप्ट है कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आपको रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे इम्पैक्ट करता है, मतलब किस तरीके से आपके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में कैटलिस्ट के, ठीक है। तो ये है आपका जो ग्राफ, यहाँ पे मैंने अच्छे से समझा रखा है। इसमें आपको और दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी के, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, उसके। एंड प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा लेता हूँ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के। बात करें अगर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन की, तो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं उनको ही समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये छोटे मोटे पॉइंट्स आपका क्लियर कर देंगे बेसिक बिल्कुल। लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी में पहले बोल चुका हूँ, अगर कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? लोअर कर देते हैं। कैसे लोअर करते हैं? बाय फाइंडिंग अल्टरनेटिव पाथ, मतलब कुछ नया रास्ता निकाल के वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, ठीक है, एंड रिड्यूस कर देते हैं, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन में पहले बोल चुका हूँ, वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए बिना आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर देता है। देन तीसरी चीज जो है मेरे पास वो है अनचेंज्ड एट द एंड, मतलब एंड में आपका अनचेंज्ड रहेगा। अनचेंज्ड मींस अगर आपका स्टार्टिंग में वो इन्वॉल्व नहीं भी हुआ है, मतलब वो विदाउट इन्वॉल्विंग आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करके प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो जैसे स्टार्टिंग में होगा वैसा ही आपको एंड में भी मिलेगा, कोई भी इम्पैक्ट कैटलिस्ट पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को ये इफेक्ट नहीं करता है, इक्विलिब्रियम से इंडिपेंडेंट रहता है। एंड सेम ये किसके लिए होता है अप्लाई? गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, मतलब रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी को भी अल्टर नहीं करता है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी को भी ये स्टार्ट नहीं करता है। तो यही आपके कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो फाइनली मेरे चैप्टर अब क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इन वीडियोस से कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं और आपके डाउट्स क्लियर करता रहूं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ डू कमेंट इन माय ऑल वीडियोस, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे नहीं समझ में आता है, तो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आइए, मुझसे डाउट पूछिए, मैं आपका तुरंत उसी टाइम पे जब भी मैं देखूंगा मैं आपका
डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको केमिस्ट्री के क्रिटिकल टॉपिक समझने हैं, इजी वे में समझने हैं, ठीक है, और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने हैं, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा कैमवर्स IQ के नाम से, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही कंटेंट को लेके आता रहूँ, ठीक है। एंड अब वीडियो कंप्लीटली आती रहेंगी। तो फाइनली मेरा 12th केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके, गुड बाय, सी यू, टाटा, हैप्पी विंटर्स एंड हैप्पी क्रिसमस बिलेटेड। और ऐसा भी हो सकता है कि क्रिसमस के बाद ये वीडियो है, ठीक है, बट मैरी क्रिसमस।